आज आपको हम समझाएंगे कि लुजान समझौता जो तुर्की खत्म कर रहा है, आखिर उस समझौते को खत्म करने के बाद क्या होंगे फायदे और क्या होंगे नुकसान। यूरोपियन ममालिक में ऐसी खलबली क्यों मच रही है, अमेरिका को क्यों पसीना आ रहा है और यूरोपियन ममालिक क्यों दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। आखिर क्या था इस मुआहदे में, इस समझौते में क्या था कि जिसके बाद आज खलबली मची हुई है। डॉक्टर रहमानी के साथ मिलकर आपको समझाएंगे इन शॉर्ट में। आखिर तक बने रहिएगा वीडियो में, जल्दी से आपको समझा रहे हैं कि आखिर लुजान समझौता है क्या और इस समझौते से तुर्की को क्या फायदा क्या नुकसान, खत्म करने के बाद आगे क्या होगा। रहमानी साहब, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे चैनल पर। सबसे पहले ये बताइए कि इस समझौते को जो खत्म करने जा रहा है तुर्की, इससे किसको फायदा होने वाला है। देखिए, फायदा तो यकीनी तौर पर तुर्की को ही होगा, और इसलिए कि ये तो मुआहदा हुआ ही था बज़ाहिर बादिउन नज़र में जिसे कहते हैं। ये एलाइड फोर्सेस जो अमेरिका, बरतानिया, रूस, चाइना था, उनके और तुर्की के माबैन था ये मुआहदा। लेकिन इसको अगर आप गौर से देखें, उसके नताइज को देखें, तो दरअसल ये वो मुआहदा है जो आलम इस्लाम की पीठ पे खच्चर घोंपता था। देखने में तुर्की का लगता है, क्योंकि इसी मुआहदे के नतीजे में आप देखिए कि पूरे मशरिक़ वुस्ता जो मगरबी एशिया खास तौर पर, जिसमें तमाम ये अरब ममालिक आते हैं, ईरान भी उसमें शामिल है, इनको कमजोर करने और इनको तोड़ने और इनको छोटी छोटी ममलिकतों में तकसीम करने का रास्ता लुजान एग्रीमेंट ने तो साफ किया था। फलस्तीन में आज पूरा का पूरा जो अरबों पे जितने मजालिम हो रहे हैं, फलस्तीनी की 90% आबादी आज जो मुहाजिर की हैसियत में रह रही है, वो इसी मुआहदे की वजह से रह रही है। आज इजराइल इतना ताकतवर हो कि वहां पर अगर बैठा है कि दुनिया भर से, खासतौर पर जर्मनी और फ्रांस से, जो तमाम यहूदी भाग भाग के इजराइल में जाके उन्होंने अपने घर बना लिए और छीन लिए वहां के अरबों के घर और जबरदस्ती कब्जे कर लिए उनके घरों पर, और आज 75 लाख की तादाद में वहां पे यहूदी आबादियां बस गई हैं, कॉलोनियां बस गई हैं, और वही के अरब बाहर निकल के कहीं जॉर्डन में, कहीं लेबनान में और कहीं तुर्की में और दूसरी जगहों पर पनाहगुज़ी की हैसियत से रहे। वो इसी मुआहदे की वजह से है। आज अगर लेबनान एक छोटा सा अलग मुल्क बना है जिसकी इकोनॉमी तबाह बर्बाद है, जिसकी सियासत बर्बाद है, आज जॉर्डन जैसे मुल्क, आज मिस्र के जो इकोनॉमी है, ये सारे के सारे आज यमन वजूद में आ गया, यमन भी दो हो गए, सऊदी अरब भी टूट गया। ये सब का सब हुआ लुजान एग्रीमेंट। मुआहदे में था क्या, लुजान एग्रीमेंट था क्या? देखिए, लुजान एग्रीमेंट ये था कि तुर्की नाम की कोई खिलाफत नहीं रहेगी। इससे पहले उन्होंने जो ट्रीटी ऑब्जर्व किया था, उसमें तो तुर्की को उन्होंने बिल्कुल खत्म ही कर दिया था कि तुर्की के जितने भी हिस्से हैं वो सब के सब अफ्रीका और यूरोप में आपस में हिस्से बखरे करके बांट लेंगे, ये था। उसके बाद जो हुआ कि लुजान एग्रीमेंट तो उन्होंने कहा ठीक है, तुर्की बहैसियत मुल्क बाकी तो रहेगा, लेकिन उसकी कोई दाखिले खुद मुख्तारी नहीं होगी। वो अपने मुल्क में जो मादिनियात उनकी जमीनों के नीचे मौजूद है, जो तेल मौजूद है, वो उसको निकालने का अख्तियार नहीं रखता। उनके समंदरों में से जो जहाज यूरोप के गुजरेंगे, उनसे वो कोई महसूल नहीं ले सकता। उनको बगैर सिक्योरिटी के वहां से गुजरने के लिए यानी कोई टैक्स नहीं दिया, कोई टैक्स नहीं, फ्री में वो मारमरा और बासफोरस के समंदरों से यूरोप के मुल्कों के जहाज गुजरेंगे, मालबरदार जहाज भी, सारा अरबों का तेल भी वो वहीं से लेके जाएंगे, और तुर्की खड़ा हुआ देखेगा, टुक टुक दीदम दम ना कर दीदम, इस तरीके से। तो ये था लुजान एग्रीमेंट जो 24 जुलाई 1923 को हुआ था। कहा यह जाता है कि वो 100 साल के लिए था, तो अब 24 जुलाई को वो 100 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन इसका काउंटर ये किया जाता है कि वो तो उसकी मुद्दत तय नहीं थी, अनलिमिटेड। अब ये जिन लोगों को उससे फायदे है, आज अगर पूरा का पूरा यूरोप खड़ा हुआ है ताकत के साथ, उस वक्त कौन ताकत पे था बताइए? जिस वक्त ये मुआहदा हुआ तो अमेरिका की क्या ताकत थी? आज से 100 साल पहले अमेरिका ऐसा मुल्क नहीं था जैसा जो आज वो जो सेवरल ट्रिलियन की इकोनॉमी बना हुआ है, दुनिया की सबसे बड़ी फौजी हुकूमत बना है। 100 साल पहले ऐसा अमेरिका नहीं था, बहुत कमजोर अमेरिका था। उस वक्त यूके बहुत ताकतवर था, आज यूके निस्बतन कमजोर है। लेकिन इनकी तबाह जितनी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है, 26 कंट्रीज जो शेंगेन कंट्रीज कहलाती हैं, इनके नाम भी लोगों को याद नहीं होंगे, सबके सारा पूरा एक ईसाई ब्लॉक है। वो कब बना, कैसे बना? इसी सूरत में बना। नाटो कब बना? 1949 में। इस लुजान एग्रीमेंट में तुर्की और इस मुस्लिम ममालिक को जब बिल्कुल कमजोर कर तब नाटो बना है, जो एक फौजी अलायंस है। सवाल नाटो पर भी उठेगा, तुर्की नाटो का हिस्सा है अभी तक, लेकिन जब ये एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और तुर्की इस एग्रीमेंट से पीछे हट जाएगा कि भाई अब हम नहीं मानेंगे इसको, तो उसके बाद फिर ये जो फोर्सेस हैं, अलायंस है ये नाटो का, इसमें तुर्की की हैसियत क्या होगी? रहेगा नहीं रहेगा?
یہ تو جو नाटो کے 12 ममालिक हैं, नाटो के मेंबरान, वो आपस में तय करेंगे कि तुर्की को वो अपने साथ रखेंगे या नहीं रखेंगे। और वो तुर्की भी ये तय कर सकता है कि अगर उसके मफाद में नहीं है तो क्या वो नाटो का मेंबर मौजूद रहे या ना रहे। इसलिए कि यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप तुर्की ने एक लंबे अरसे तक, दहाइयों तक वो ये दुहाई देते रहे कि हमको यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि यूरोप का के साथ लगा हुआ यूरोप का पार्ट रहा है तुर्की। बहुत बड़ा हिस्सा तुर्की का, खास तौर पर इस्तांबुल का तो यूरोप ही है, आज भी यूरोप ही कहलाता है। लेकिन यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप तुर्की को नहीं दी गई और अब तुर्की भी छोड़ चुका है वो मुतालबा कि उसको नहीं चाहिए यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप। इसी तरीके से नेटो में ये तो नेटो तय करेगा कि लोजान एग्रीमेंट का क्या मुकद्दर होता है 24 जुलाई 2023 के बाद, यानी एक महीने के बाद लोजान एग्रीमेंट का क्या मुकद्दर होगा, उसी पर डिपेंड करेगा कि नाटो में तुर्की की शमूलियत किस तरह होगी या नहीं होगी। रहमानी साहब, एक आखिरी सवाल जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे कि अब तुर्की पर क्या फर्क पड़ने वाला है रजब तैयब एर्दोगान के जीतने के बाद, और ये एक खुद में बड़ा फैसला, कई बड़े फैसले हुए, ये खुद में एक बड़ा फैसला है, इसके बाद अब हुकूमती खजाना और वहां की आवाम के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, तुर्की में दाखिली तौर पर आवाम बहुत मजबूत है और तुर्की भी जानता है कि मुस्तकबिल में क्या क्या कुछ होने वाला है। इसलिए आप अगर गौर से देखें तो तुर्की ने अपनी इकोनॉमी को बड़ी हद तक इंडिजिनस बनाया है। इंडिजिनस का मतलब यह है कि उन्होंने दाखिली तौर पर खुद को हर मामले में खुद कफील और खुद मुख्तार बनाने की कोशिश की। यानी वो आज वो हथियार भी बनाते हैं तो सारी दुनिया उनका हथियार खरीदना चाहती है। उनके ड्रोन जो है अभी रूस और यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी गन्स सारी दुनिया खरीदना चाहती है, उनके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उनकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उनकी ट्रेडिंग, जो सारी दुनिया में वो अपने आप में दाखिली तौर पर बहुत मजबूत है। करेंसी उनकी डाउन हो रही है और महंगाई उसकी वजह से कुछ बढ़ रही है, लेकिन आप ये याद रखिए कि 40 साल में ईरान की करेंसी को जीरो पहुंचा दिया अमेरिका में, मगर करेंसी के डाउन हो जाने से किसी मुल्क की तरक्की नहीं रुका करती है। इसी तरीके से तुर्की की भी आने वाले दिनों में यूरोप के लोग तुर्की को बहुत परेशान करने वाले हैं, बहुत ज्यादा उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग सकते हैं, उनके साथ तिजारती मुकातिया उनका हो सकता है, बहुत से सीज डालने की कोशिश हो सकती है। लेकिन उनकी जो एक नंबर एक उनकी दाखिली खुद मुख्तारी और दाखिली खुद कफीली उनके एक बहुत बड़ा हथियार है। दूसरी तरफ उन्होंने अपनी जो पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी बनाई है, उसमें अब यूएस से ज्यादा वो जो एशिया की फोर्सेज हैं, उन एशियाई फोर्सेज, चाहे वो मगरबी एशिया के अरब ममालिक के साथ, उनके सऊदी अरब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हुए, उनके ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हुए, जो इस वक्त खित्ते में बहुत मजबूत ताकत है। इसी के साथ उनके चाइना और रशिया के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं। तो अगर यूरोपियन यूनियन, नाटो और यूएस उनको अगर परेशान करते भी हैं तो ये दो फैक्टर, यानी उनका खुद कफील होना और इस ब्लॉक के साथ उनका खड़ा होना, उनको मेरा ख्याल है उन्हें स्टेबिलिटी देगा। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, जो कि एमपीसीआई के नेता हैं, इन तमाम मामलात पर अच्छी जानकारी रखते हैं। इनसे जल्दी से समझने की हमने कोशिश की कि आखिर क्या होने वाला है तुर्की के इस मुआहदे को खत्म करने के बाद। तो अब देखते रहिए कि आगे एक महीना जो ये गुजरेगा, इस पर कैसी कैसी खबरें आती हैं, और 100 साल तक जो फायदा उठाया गया यूरोपियन ममालिक के जरिए, अब जब अचानक से एक धार लगे उस पर और लगे और कहा जाए कि अब हम वो फायदा नहीं उठाने देंगे, तो जाहिर सी बात है तिलमिलाना तो तय होता है। और ये तो स्वाभाविक सी बात है कि तिलमिला उठेंगे वो ममालिक जो अब तक फायदा उठाते रहे, लेकिन अचानक उनसे कहा जाए कि अब आपको फायदा नहीं उठाने देंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर खबर पर बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। धन्यवाद।